एक्सीलेंस एकेडमी एक्सप्लेनर। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन उतना ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस और उनकी इक्वेशंस। इस एक्सप्लेनर में हम साइंस के उन कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे जो लिटरली हमारी आंखों के सामने हर रोज होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास रोजाना ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिन्हें बस रूटीन समझकर छोड़ दिया जाता है। गर्मियों में रूम टेम्परेचर पर दूध का सावर होना या किसी आयरन तवे और कील पर ह्यूमिडिटी की वजह से जंग लग जाना, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। यहाँ तक कि हमारा खाना पकना, डाइजेस्ट होना और सबसे जरूरी द एक्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन। इन सभी एवरीडे सिचुएशंस को अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो एक कॉमन फैक्टर नजर आता है। जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस था उसका नेचर और आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है। आज के सिलेबस में हम मेनली देखेंगे स्पॉटिंग केमिकल रिएक्शंस, राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग द इक्वेशन और फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डीकंपोजिशन रिएक्शंस को डिटेल में समझेंगे। स्पॉटिंग केमिकल रिएक्शंस, इसे एक क्राइम सीन की तरह समझना होगा, जहां एक डिटेक्टिव बनकर क्लूज ढूंढने हैं कि आखिर यहां एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब सवाल ये उठता है कि एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा कि वहां एक केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके लिए 4 क्लियर क्लूज होते हैं। अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, उसका कलर बदल रहा है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है या फिर उसके टेम्परेचर में एक सडन चेंज आ रहा है, जब भी ऐसी स्पेसिफिक चेंजेस दिखाई देती हैं तो प्योर कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है कि हाँ, एक केमिकल रिएक्शन जरूर हुई है। सेक्शन 2, राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। अब रिएक्शन तो पहचान ली गई, पर इसे मैथमेटिकली रिकॉर्ड भी तो करना होगा ना। देखा जाए तो साइंटिस्ट को इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को डॉक्यूमेंट करने के लिए एक छोटे और प्रिसाइज कोड की जरूरत पड़ती है। इस कोड में 2 मेन टर्म्स आती हैं। पहला, रिएक्टेंट्स। ये वो इनिशियल सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल चेंज अंडरगो करते हैं। इन्हें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS पर लिखा जाता है। दूसरा, प्रोडक्ट्स। जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं रिएक्शन के बाद, वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें राइट हैंड साइड यानी RHS पर लिखा जाता है। और इन दोनों के बीच एक एरो होता है जो प्रोडक्ट्स की तरफ पॉइंट करता है, ये दिखाने के लिए कि रिएक्शन आखिर किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखते हैं। एक वर्ड इक्वेशन में लिखा जाता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में इस बल्क को और कम करके एक स्केलेटल इक्वेशन बनाई जाती है यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाए, जैसे Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO। एक जलते हुए मैग्नीशियम रिबन का ये सबसे परफेक्ट और छोटा एग्जाम्पल है। काफी सिंपल, राइट? सेक्शन 3, बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या ये स्केलेटल इक्वेशंस मैथमेटिकली कंप्लीट होती हैं? अक्सर नहीं, और यहीं पर बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। द क्रूशियल पॉइंट हियर इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स अगर ध्यान में लाएं तो ये फंडामेंटल लॉ कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका सिंपल सा मैथ है, रिएक्शन से पहले लेफ्ट साइड पर और रिएक्शन के बाद राइट साइड पर हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर बिल्कुल सेम रहना चाहिए। एटम्स ऐसे ही हवा में गायब नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर आयरन यानी Fe और वाटर यानी H2O के बीच की इस रिएक्शन को देखते हैं। LHS में आयरन का सिर्फ 1 एटम है, जबकि RHS पर वही 3 हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो LHS पर 1 है और RHS पर 4। दिखने में ही लग रहा है कि ये क्लियर एटम मिसमैच है, जिसका मतलब इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। इस मिसमैच को फिक्स करना पड़ेगा। इसे फिक्स करने के लिए द हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया जाता है। इसके स्टेप्स बिल्कुल लॉजिकल हैं। स्टेप 1, हर फॉर्मूला के आसपास बॉक्सेस ड्रॉ किए जाते हैं और ध्यान रहे इन बॉक्सेस के अंदर कभी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। हम एक्चुअल केमिकल फॉर्मूले को ऑल्टर नहीं कर सकते। स्टेप 2, उस कंपाउंड को लिया जाता है जिसमें मैक्सिमम एटम्स हैं, जैसे इस केस में Fe3O4। स्टेप 3, एक एक करके एटम्स को होल नंबर कोएफिशिएंट्स ऐड करके इक्वलाइज किया जाता है। और फाइनली स्टेप 4 में वेरीफाई करना होता है कि LHS और RHS एग्जैक्ट बैलेंस में हैं या नहीं। मेथड अप्लाई करने के बाद फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखती है। 3Fe प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये फुली बैलेंस्ड है। यहाँ क्लियरली नोटिस किया जा सकता है कि LHS और RHS दोनों जगह आयरन के 3,
हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 4 एटम्स ब्यूटिफुली मिरर हो रहे हैं। द इक्वेशन इज फाइनली बैलेंस्ड। अब इसमें एक फाइनल टच ऐड किया जाता है। किसी भी इक्वेशन को ट्रूली इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उनके फिजिकल स्टेट्स को ऐड करना ज़रूरी है। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैसेस के लिए G, और अगर सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व्ड है यानी सोल्यूशन इन वाटर तो एक्वियस के लिए AQ लगाते हैं। ये छोटे से सिंबल्स हमारे इस केमिकल कोड को परफेक्टली कंप्लीट कर देते हैं। इक्वेशंस लिखना और बैलेंस करना तो ठीक है, पर यहाँ एक क्विक इंटेलेक्चुअल ब्रीदर बनता है। मार्टिन एच फिशर का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। ये इस बात का बड़ा अच्छा रिमाइंडर है कि सिर्फ फॉर्मूलाज और नंबर्स मेमोराइज करना ही साइंस नहीं है। इन एलिमेंट्स के बीच के एक्चुअल इंटरैक्शन को समझना और नेचर के मैकेनिक्स को कॉम्प्रिहेंड करना वही असली साइंस है। सेक्शन 4 कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सप्लेन्ड। उसी डीपा अंडरस्टैंडिंग के साथ अब इन रिएक्शंस को कैटेगराइज करके देखते हैं कि एलिमेंट्स के मिलने के पैटर्न्स क्या हैं। एक क्लासिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एनालाइज करते हैं। यहाँ क्विक लाइम यानी CaO वाटर यानी H2O के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और रिजल्ट में स्लेक्ड लाइम यानी CaOH2 फॉर्म हो रहा है। साथ ही हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। सिंपल शब्दों में जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वैसे यही स्लेक्ड लाइम घरों में वॉल्स को वाइट वॉश करने के काम आता है। यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकलता है रिएक्शन टेम्परेचर्स। क्योंकि स्लेक्ड लाइम फॉर्म होते वक्त हीट रिलीज हुई, इसलिए ऐसी रिएक्शंस जहाँ प्रोडक्ट्स के साथ हीट भी रिलीज होती है उन्हें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऐसी रिएक्शंस जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो ये एक्सोथर्मिक मैजिक हम सबकी डेली लाइफ में हर जगह हो रहा है। नेचुरल गैस का बर्न होना जिसमें मीथेन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर CO2 और वाटर बनाते हैं, और जैसा पहले एक्सप्लेनर के स्टार्ट में डिस्कस हुआ था, रेस्पिरेशन बॉडी का ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ब्रेकडाउन होकर सर्वाइवल के लिए एनर्जी देता है। ये लिटरली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही तो है। यहाँ तक कि वेजिटेबल मैटर का डीकम्पोज होकर कंपोस्ट बनना भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सेक्शन 5 डीकम्पोजिशन रिएक्शंस अनपैक्ड। अब कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली उल्टा फेज देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स टूटते कैसे हैं। यहाँ पर आकर डेफिनेशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होकर मल्टीपल सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है, यानी कॉम्प्लेक्स केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए सिंपलर एलिमेंट्स आज़ाद होते हैं। अगर इस डीकम्पोजिशन प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए हीट का यूज़ किया जाए तो उसे स्पेसिफिकली थर्मल डीकम्पोजिशन कहा जाता है। जैसे जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है और सल्फर गैसेस रिलीज होती हैं। एक और मैसिव इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल है लाइमस्टोन को हीट करके ब्रेक करना, जिससे क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यह सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। अब इसको एक स्टेप और आगे ले चलते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार एनर्जी सिर्फ फायर या हीट से ही मिले, एनर्जी डायरेक्ट सनलाइट से भी मिल सकती है। जैसा देखा, थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिक्वायर्स हीट, लेकिन फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिक्वायर्स सनलाइट। इसका एक बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है जब व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड डायरेक्ट सनलाइट में एनर्जी अब्जॉर्ब करके ब्रेकडाउन होता है और ग्रे सिल्वर मेटल में बदल जाता है। तो अब इस पूरे लॉजिक की एक बिग पिक्चर समरी बनती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या ज़्यादा रिएक्टेंट्स मर्ज होकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं और नॉर्मली हीट रिलीज करके एक्सोथर्मिक नेचर दिखाते हैं। दूसरी तरफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में बंट जाता है और इसके लिए बाहर से किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे वो हीट हो, लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक पल ठहरकर इस फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल थॉट पर विचार करना अपने आप में कमाल है। अगर हमारे फूड का डाइजेशन और हर आती जाती सांस बस ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज कर रही हैं, तो क्या ह्यूमन सर्वाइवल खुद एक साथ चलने वाली ब्यूटीफुली बैलेंस्ड एक्सोथर्मिक इक्वेशंस की एक लंबी अनएंडिंग सीरीज नहीं है? बिल्कुल है। इस केमिस्ट्री के मावल के साथ हम एक्सेलेंस एकेडमी का ये एक्सप्लेनर कंक्लूड करते हैं। इन केमिकल इक्वेशंस को अपने आसपास हमेशा डिस्कवर करते रहना चाहिए।